नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में विज्ञान विषय में अध्याय 2 दृढ़ पिंड गतिकी के अंतर्गत द्विकण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र का अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान केंद्र इससे पूर्व भी हमने पढ़ा था, फिर दोबारा से हम पढ़ते हैं। जैसा कि द्विकण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र है, यहाँ पर बता रखा है दो कण A और B जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं। मूल बिंदु O से इनकी स्थिति सदिश क्रमशः r1 सदिश और r2 सदिश हैं। द्रव्यमान केंद्र का सदिश जो है स्थिति सदिश RCM है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये निर्देशांक बना हुआ है। इसमें मूल स्थिति O है। यहाँ पर कण A और कण B हैं। कण A से B की दूरी के मध्य में एक द्रव्यमान केंद्र दर्शा रखा है, जिसको हम C के द्वारा व्यक्त करते हैं। O से कण A के बीच सदिश स्थिति सदिश R1 और मूल बिंदु O से कण B सदिश सदिश R2 है। द्रव्यमान केंद्र C से स्थिति सदिश RC है, जैसा कि इस चित्र में बता रखा है। हमने इसको पहले भी पढ़ा था। इसी प्रकार से आगे इसमें बता रखा है कि बल जो लगे हैं M1 F बराबर F1 प्लस F2, फिर हमने पढ़ा था पहली क्लास में आंतरिक बल यहाँ शून्य हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा कुल बल जो है वह है F1 प्लस F2 सदिश। आगे संवेग परिवर्तन को बल कहते हैं, इसलिए संवेग परिवर्तन को इसमें इस तरह से बताया गया है। फिर हमने पढ़ा न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन जो है वह बल है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये है संवेग। संवेग में v है जो वेग है वह होता है विस्थापन बटे समय, इसलिए इसका अवकलन ले लिया dr बटे dt। dr1 क्या है? स्थिति सदिश, यानी कि विस्थापन एक तरह से स्थिति सदिश बता रखी है यहाँ पर। इसके बाद इसका अवकलन लिया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं F1 d बटे dt m1 dr1 सदिश बटे dt। इसी प्रकार से F2 d अपॉन dt m2 dr2 सदिश बटे dt। यहाँ पर हम देखें दो बार इसमें अवकलन हो गया। दो बार अवकलन होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, हम देख रहे हैं d, अभी देखा आपने d अपॉन dt m1 dr1 अपॉन dt। तो d दो बार ये अवकलन होने के कारण हम इसको लिख सकते हैं d2 बटे dt स्क्वायर r1 सदिश। इसी तरह से r2 के लिए आ जाएगा, दोनों का इस तरह से आ जाएगा सदिश। हम जानते हैं यहाँ पर परिभाषा के अनुसार एक पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित माना? द्रव्यमान केंद्र पर हम केंद्रित मानते हैं, इसलिए F जो है वह दोनों कणों के द्रव्यमान का योग हो जाएगा। और जहाँ पर स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश RCM है, तो यहाँ जहाँ R है वहाँ पर RCM और कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2 dt स्क्वायर बटे dt स्क्वायर RCM। इन सभी मानों को हम समीकरण 2.2 यानी कि F सदिश F1 सदिश प्लस F2 सदिश में पुट कर देंगे। जब इसका मान हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है निम्नानुसार आएगा। हमने यहाँ F का मान, यहाँ F1 प्लस F2 का मान रख दिया। यहाँ पर दोनों में ये था, इसलिए हमने इसको d स्क्वायर dt स्क्वायर क्या को ले लिया कॉमन। हमारे पास बचा M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश। दोनों और dt स्क्वायर dt स्क्वायर है, या तो इसको काट देंगे, या दूसरा एक और तरीका है कि हम इसमें गुणा कर दें dt स्क्वायर dt स्क्वायर की जगह m1
प्लस m2 की गुणा अंश में भी कर दें और हर में भी कर दें, तब भी हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर हटाने के बाद RCM स्थिति सदिश जो है द्रव्यमान केंद्र की, हमें प्राप्त होती है m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश अपॉन m1 प्लस m2। यह सूत्र द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से स्थिति को दर्शाता है। यदि निर्देशांक जो हैं का चयन इस प्रकार किया जाए, द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु को संपादित करे। मान लीजिए RCM हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश इसका मान भी 0 हो जाएगा, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था। अतः द्रव्यमान केंद्र के पारित दृढ़ पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है। अब यहाँ पर जैसा कि एक उदाहरण बता रखा है, इसमें हमने द्विकण लिया था, इसी तरह से हम n कणों के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। ये निर्देशांक पद्धति जिसमें सदिश की स्थिति बताई जाती है, यहाँ पर m कण ले लिए गए, n कण हैं, जिसमें एक कण जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा कण m2, तीसरा कण m3, चौथा कण m4। इस प्रकार से n द्रव्यमान के कण बता दीजिए। n कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः हैं, लास्ट में mn है। इस तरह से इसको दर्शाया गया है चित्र के द्वारा। यहाँ पर मूल स्थिति का बिंदु जो है वो O है। m1 के लिए स्थिति सदिश r1, m2 के लिए r2, m3 के लिए r3, और यहाँ पर मध्य में मान लिया गया द्रव्यमान केंद्र। जो द्रव्यमान केंद्र माना है, इसके लिए स्थिति सदिश RCM बता रखी है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दृढ़ पिंड है जिसमें n कण है। तो जैसा हमने ऊपर अभी निकाला था समीकरण में, आपने लिखा भी था RCM बराबर द्विकण के लिए m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश अपॉन m1 प्लस m2। इसी के आधार पर हमने n कणों के लिए निकाल लिया, m1 r1 सदिश, m2 r2 सदिश, n के लिए mn rn सदिश अपॉन m1 प्लस m2 mn। हम इसी तरह से अलग अलग घटक हैं, x घटक, y और z के लिए अलग अलग इसको निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। मान लीजिए x डायरेक्शन में निकाला, xm, यहाँ पर ये आ जाएगा xm में, y में भी यही आ जाएगा और z में, z घटक में भी ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम अलग अलग अक्ष के लिए घटक निकाल सकते हैं। अब आता है द्रव्यमान केंद्र का वेग। वेग क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। वेग क्या है भाई? विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि है। क्या है वेग? सदिश राशि। जैसा कि इस समीकरण में हम देख रहे हैं, इसमें हम इसका अवकलन लेंगे। क्या लेंगे? अवकलन। अवलोकन नहीं, अवकलन करेंगे। अवकलन लेने पर हम देखते हैं दोनों तरफ लिया RCM, यहाँ पर RCM है तो dt, d अपॉन dt, इसका पूरे का ले लिया हमने अवकलन। अवकलन लेने के बाद हम जानते हैं यहाँ पर फिर दोबारा से इसने अवकलन यहाँ पर गुणा कर दी d अपॉन dt, क्योंकि m1 तो बाहर निकालेंगे, सदिश नहीं है। इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इन सब का ले लिया इसने। लेने के बाद क्या किया? इनका अवकलन लेने के बाद ये हो गया। तो dr बटे dt हम क्या जानते हैं? जैसा कि हम जानते हैं विस्थापन बटे समय क्या है? वेग। तो v1 v2 vn ये आ जाएगा। इसी तरह से त्वरण के बारे में यह है द्रव्यमान वेग। इसी तरह से हम यदि दोबारा से इसका अवकलन ले लें, किसका?
dv/dt, इसका अवकलन लेंगे तो ये अवकलन क्या आ जाएगा, a। दोबारा अवकलन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमें, इसी प्रकार हमारे पास त्वरण आ जाएगी, n कणों के लिए त्वरण भी आ जाएगी। अब हम अध्ययन करते हैं इसमें, अगला हम नेक्स्ट लेसन में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।